दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एक नई वैकेंसी की। ये वैकेंसी है नाबार्ड की तरफ से। नाबार्ड के बारे में आप जानते होंगे 1982 में इस बैंक की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का जो पूरा फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए ये बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। तो इससे रिलेटेड पोस्ट निकली है असिस्टेंट मैनेजर की, जो कि ग्रेड ए लेवल की पोस्ट है। 150 पोस्ट है, टोटल 150 पोस्ट है, जिसमें कई कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज के लिए वो पोस्ट निकली हुई है। और इसका जो एप्लीकेशन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है ब्लू कलर से। 2 सितंबर 2 सितंबर 2023 एंड 23 सितंबर 2023। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है दोस्तों वो आप 2 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और ये 23 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, इस दौरान, इस बीच में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं दोबारा जो है आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है वो किस पोस्ट के लिए है। तो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, ग्रेड ए लेवल की पोस्ट है इन ग्रेड ए एंड RDBS, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बैंक की स्थापना की गई थी, तो ग्रामीण क्षेत्र में ही आपको सेवाएं देनी होती हैं। अब देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख लीजिए www.nabard.org। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ये नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है, पढ़ना है और अपने फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन की एक अच्छी समझ हो जानी चाहिए, क्या क्या खास बातें हैं नोटिफिकेशन में। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको सारी डिटेल बताऊं, डिटेल दे सकूं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वीडियो देखने के बाद फॉर्म भरने से पहले एक बार अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जरूर रीड कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या खास बात है। देखिए सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो इम्पॉर्टेंट डेट है आपके लिए 2 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर, क्योंकि इस बीच ही आपके ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाने हैं। दूसरी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट है वो है 16 अक्टूबर 2023, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 अक्टूबर 2023 एक टेंटेटिवली डेट रखी गई है फेज 1 के एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका प्री एग्ज़ाम है। ठीक है, टोटल 3 फेज में आपके ये एग्ज़ाम होंगे, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, तो जो प्री का एग्ज़ाम है वो 16 अक्टूबर डेट रखी गई है। हालांकि ये डेट बदल भी सकती है, लेकिन टेंटिवली जो डेट रखी गई है वो 16 अक्टूबर रखी गई है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, सबसे पहले बात कर ले नंबर ऑफ वैकेंसीज की और क्या रिजर्वेशन का है। जैसे आप देख सकते हैं कि कितने डिसिप्लिन में ये वैकेंसी निकली है। जैसे एक तो जनरल की है। जनरल में अगर आप देखें तो टोटल 77 पोस्ट है, जिसमें UR का 31 है, SC का 11 है, ST का 9 है, OBC का 18 है, EWS का 8 है। और एक सेकेंड जो पोस्ट है वो है आपकी कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड है फाइनेंस। फोर्थ है कंपनी सेक्रेटरी। फिफ्थ है सिविल इंजीनियरिंग। 6 है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 7th है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। 8th है फॉरेस्ट्री। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग, स्टैटिस्टिक्स, मास कम्युनिकेशन, मीडिया स्पेशलिस्ट। तो इस तरीके से आप देखिए कि टोटल 11th कैटेगरी में ये वैकेंसीज हैं और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 150। ठीक है ना। तो पोस्ट हालांकि कम ही है, क्योंकि इस लेवल पे आपको पता है पोस्ट कम ही निकलती हैं। ठीक है ना। तो 150 पोस्ट है टोटल और आपको देखना है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है तो इनमें से किस कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं उसके अनुसार ही आपको भरना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सब में आपको भर देना है, एक में ही भरना है जिसके लिए आप सबसे बेस्ट सुटेबल है। तो आइए देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है। इसके अलावा देखिए जो PH कैंडिडेट हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए भी कुछ वैकेंसीज यहाँ पे हैं। जैसे कैटेगरी A में देखिए ब्लाइंड, लो विजन, 2 वैकेंसी। तो ये जो PH कैंडिडेट हैं ये इसको देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि 1 सितंबर 2023, यानी जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 1 सितंबर 2023 तक आपके पास एक्वायर हो जाना चाहिए। उसकी जो कट ऑफ डेट होगी वो 1 सितंबर
2023 होगी, ठीक है। तो अगर 1 सितंबर 2023 तक आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप ये फॉर्म भरें, और अगर नहीं है तो फिर आप फॉर्म ना भरें। देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा जो मैंने हाईलाइट किया है। द कैंडिडेट मस्ट पोसेसेस द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 September 2023, the result of final term, semester, year examination of the required educational qualification must have been declared on or before 1 September 2023। अगर आप फाइनल सेमेस्टर के हैं, फाइनल टर्म का एग्जाम दिए हैं, फाइनल ईयर का एग्जाम दिए हैं, तो 1 सितंबर को या उससे पहले वो आपका रिजल्ट जरूर डिक्लेयर हो जाना चाहिए। उसी कंडीशन में आपको एलिजिबल होंगे, आप अप्लाई करें। अगर 1 सितंबर के बाद आपका रिजल्ट क्लियर हो रहा है तो फिर आपको जो है अप्लाई नहीं करना है, आप नॉट एलिजिबल। देखिए साफ साफ लिखा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि बैचलर डिग्री इन अ पार्टिकुलर डिसिप्लिन मीन्स दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड दैट डिसिप्लिन एज अ मेन सब्जेक्ट। मतलब जिस में आपको कहा गया कि भाई इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, तो जिस सब्जेक्ट के लिए कहा जा रहा है तो आपने उस बैचलर डिग्री में उस सब्जेक्ट को एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ा हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए के लिए क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे निर्धारित की गई है। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जनरल की अगर देखें तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि मिनिमम आपके पास होना चाहिए 60% मार्क्स, ठीक है। जो आपने ग्रेजुएशन किया है तो मिनिमम 60% मार्क्स आपने उसमें एक्वायर किया हो। इसके अलावा SC, ST, PWD के लिए PH कैंडिडेट हैं, PWD निकल जा रहा है, PWBD, PH कैंडिडेट में बोल देता हूँ। SC, ST, PH कैंडिडेट, उनके लिए 55% रखा गया है, ठीक है। या इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, MBA है, PGDM है, तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर आप SC, ST हैं तो 55% मार्क्स चाहिए, लेकिन अगर SC, ST हैं तो 50% मार्क्स होने चाहिए। और या इसके अलावा एक ऑप्शन और दिया है आपके पास कि आप CA हैं, CS हैं, ICWA हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज का कोई रोल नहीं है। अगर ये डिग्री आपके पास है तो भर सकते हैं। और एक ऑप्शन और दिया है, आपने PhD किया है, अगर आपने PhD किया हुआ है तो भी परसेंटेज का कोई खेल नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तब तो परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 60% जनरल होना चाहिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 55% जनरल होना चाहिए। लेकिन आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंप्यूटर साइंस या ICWA या PhD हैं तो फिर आपको जो है परसेंटेज का कोई खेल नहीं है, फिर आपका परसेंटेज कुछ भी हो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स कि BCA भी शामिल हो सकता है इसमें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद 60% मार्क, ठीक है। तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप बैचलर डिग्री है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये सारे ही जो अभी नाम लिया हूं, अगर उसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो फिर 55% मार्क्स चाहिए होंगे। फाइनेंस की अगर बात करें तो फाइनेंस के लिए देखिए क्या है, BBA यहाँ पे आपने अगर किया है बैंकिंग फाइनेंस, या BMS है फाइनेंस बैंकिंग, और मार्क्स होने चाहिए आपके 60%। SC, ST, PH कैंडिडेट है तो 55% होने चाहिए। और या फिर अगर ये नहीं है तो 2 years फुल टाइम PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस, अगर 2 ईयर का आपका PG डिप्लोमा है मैनेजमेंट फाइनेंस में, या फिर फुल टाइम MBA है आपका फाइनेंस में, MMS है फाइनेंस 50% मार्क्स के साथ, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये नहीं है तो एक ऑप्शन और दिया है क्या कि बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस विद 60%, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, क्योंकि 11 कैटेगरी हैं, सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे कंपनी सेक्रेटरी है,
तो इसके लिए अलग है। सिविल इंजीनियरिंग है तो इनके लिए बैचलर डिग्री बीटेक चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, 60% मार्क्स के साथ। इसके लिए आप देखिए, आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा पोस्ट आपको सूट कर रहा है, ठीक है। मिनिमम बैचलर डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में विद 60% मार्क्स इन जनरल ओबीसी, और अगर SC ST हैं, PH कैंडिडेट हैं तो 55% मार्क्स काम चल जाएगा। ये मोटा मोटा मतलब एक सिनेरियो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। इसी तरीके से हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक चीज़ इसमें ये दिया हुआ कि देखिए कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो कि क्लास या परसेंटेज वो नहीं देते हैं, जैसे वो CGPA देते हैं या ग्रेड दे देते हैं। तो उस कंडीशन में आप वो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो फॉर्म में तो आपको परसेंटेज भरना पड़ेगा। तो ये एक सिनेरियो दिया हुआ है कि अगर CGPA, OGPA या CPI 6.75 है तो जब उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 60% आएगा, 6.25 है तो 55% आएगा। तो ये एक पैरामीटर दिया हुआ है, यानी अगर CGPA या डिवीजन है तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में, फिर भरना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इंडिकेटिव रोल्स दिया है, क्या आपके रोल्स होंगे, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नेचर ऑफ वर्क क्या होगा। अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस पर आप जब आगे सेलेक्ट होंगे तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। जैसे अगर आप कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए फॉर्म भरते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तो आपका क्या स्किल सेट होना चाहिए, नेचर ऑफ वर्क। तो देखिए सिक्योरिटी, एनालिटिक्स, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, सर्वर मैनेजमेंट एंड रिलेटेड फील्ड, डाटाबेस एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। फाइनेंस, कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं तो ट्रेजरी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट रिसर्च, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, मेंटेनिंग सिक्योरिटीज, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फाइनेंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो इनमें क्या है कि आइडेंटिफाइंग एंड मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज पोटेंशियल अंडर रिलेटेड सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स ऑफ रूरल इकोनॉमी एंड स्वॉट एनालिसिस देयर ऑफ, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ को आपको देखना है, वीकनेस देखनी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, मतलब वो सारी चीज़ें क्या करना है, उसको मेजर करना होता है। तो ये रोल दिया है, नेचर वर्क दिया है, स्किल सेट दिया है, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। एज क्या होनी चाहिए, तो 21 से लेकर के 30 साल ये आपकी एज होनी चाहिए। मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। मैक्सिमम देखिए रिलैक्सेशन भी मिलता है अपर एज लिमिट में, 3 साल अगर ओबीसी एप्लीकेंट है, 5 साल SC ST हैं अदर के लिए, 10 साल PH कैंडिडेट के लिए। और तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको देख लीजिएगा, आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए कैटेगरी का। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैंने आपको बताया 3 फेज में होगा, एक प्री होगा, फिर मेंस होगा और मेंस के बाद फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो जो प्री एग्जाम है आपका, उसका ये स्कीम है, 2 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपकी रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्यूटर नॉलेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक सोशल इशू, और उसके अलावा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा मेंस एग्जाम में जब आएंगे, ठीक है, जब आप मेंस एग्जाम में जाएंगे तो क्या होगा, मेंस में देखिए एक पेपर 1 होगा जनरल इंग्लिश का, ठीक है, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 आएंगे, मार्क्स होगा 100, 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। और ये आपको टाइपिंग करके, मतलब जो आप डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो टाइपिंग करके आप लिखेंगे, तो टाइपिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि लिख पाएँ। पेपर 2 होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इशू एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एक तो ऑब्जेक्टिव होगा और एक डिस्क्रिप्टिव होगा। जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें 30 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के, 30 मिनट मिलेगा, और जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ठीक है। और ये 1.5 घंटे का समय मिलेगा और 50 मार्क्स का ये भी होगा। और कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, ये लिखा हुआ है। मेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट, ये था पोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट, ये देखिएगा ये पोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट का था। अब जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए, कुछ जो स्पेशलिस्ट जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके लिए। तो पेपर 1 जनरल इंग्लिश ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव, 3 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1.5 घंटा। वही सिस्टम इसमें भी है, वही सिनेरियो इसमें भी है, सेम है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं।
निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। आप यहाँ पे देखिए, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क 1/4, तो 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी होगा। ठीक है, कट ऑफ भी आपकी होगी फेज 1 फेज 2 और इंडिविजुअल टेस्ट के आधार पे और ऑनलाइन टोटल स्कोर के आधार पे। ठीक है, हर कैटेगरी में भी पास करना है, ऑनलाइन भी आपको पास करना है। टोटल कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, वो रेशियो क्या है? देखिए, जब प्री एग्जाम होगा तो करीब 25 गुना लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। मेंस होने के बाद 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 1/25। ठीक है, मेन एग्जामिनेशन के लिए, फिर इंटरव्यू के लिए है 1:3। इसके अलावा और क्या खास बात है? सिलेबस की बात कर लें। देखिए, सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस वाइड होगा, क्योंकि कई सारी कैटेगरी की पोस्ट है, तो सबका जो एक तो जनरल सिलेबस होगा, जैसे रीजनिंग सब में वही आनी है, मैथ वही आना है, इंग्लिश वही आना है, जनरल अवेयरनेस वही आना है। बस जो आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन है उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अब देखिए, जैसे पेपर 1 की बात करें, इंग्लिश की बात करें, ठीक है ना, तो एस्से है, प्रिसाइज राइटिंग है, कंप्रीहेंशन है, बिजनेस ऑफिस करस्पॉन्डेंस है, तो ये हो जाएगा। द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल्स। आपकी राइटिंग स्किल्स को देखा जाएगा ना। भाई असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हैं, ग्रेड ए पे, अच्छी खासी सैलरी भी आपको मिलेगी। अभी मैं बताऊंगा क्या सैलरी पैकेज वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसी तरीके से जो पेपर 2 इकोनॉमिक एंड सोशल इशू है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसमें क्या पूछा जाएगा? जैसे नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर्स, इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। IMF के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में, WTO के बारे में। तो एक डिटेल जो है आपके साथ सिलेबस यहाँ पे शेयर किया गया है नाबार्ड द्वारा, तो ये आप जो है जरूर देख लीजिएगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, सिलेबस को देखना बहुत जरूरी है। प्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC, जो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, PH कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए प्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम एक ये रखा गया है। आइए देख लेते हैं। द बैंक अरेंजेस प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग to SC ST OBC candidate free of cost. Candidate who desire to avail of the training may apply in the format furnishing below so as to reach 23rd September 2023 by way of email. ये email ID है pre-recruitment@nabard.org by providing subject line application for the pre-exam. तो अगर आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, SC ST OBC हैं, PH कैंडिडेट हैं, तो आप इस ईमेल ID पर 23rd सितंबर तक आपको भेजना होगा। ठीक है, उसके ऊपर आपको ये लिखना है, ये जो यहाँ पे हाईलाइट है इसको लिख करके आपको भेजना है कि हाँ आपको चाहिए। द प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग वुड बी हेल्ड प्रायर टू प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, अब मान लीजिए पहली बार आप एग्जाम दे रहे हैं, हालांकि आजकल तो CBT आप देते रहते हैं, फिर भी अगर आप फेमिलियर होना चाहते हैं, जैसे मॉक टेस्ट होता है, आप फेमिलियर होना चाहते हैं किस तरह का एग्जाम होगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो आप जो है अपने प्री एग्जाम से पहले ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के जरिए आप उसको देख सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, फेमिलियर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या खास है और देख लेते हैं मुख्य बात। एग्जामिनेशन सेंटर एक बार देख लीजिएगा। देखिए प्री के लिए जो सेंटर बने हैं, प्री के लिए कौन कौन से सेंटर हैं, अंडमान निकोबार आंध्र प्रदेश, तो प्री के लिए सेंटर अलग है और मेंस के लिए सेंटर कुछ कम कर दिए गए हैं। अब देखिए प्री में बहुत सारे सेंटर हैं, लेकिन फिर मेंस के लिए कुछ सिलेक्टेड सेंटर ही है फेज 2 के लिए। ठीक है, कोलकाता, बेंगलोर, लखनऊ, तो ये आप देख लीजिएगा। प्री का जो आप भरेंगे एक ऑप्शन देख करके भरिएगा, मेंस के लिए जो भरेंगे वो भी देख करके भरिएगा, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो मेंस में एग्जामिनेशन सेंटर बने हैं उनमें से कुछ पे इंटरव्यू होगा, तो वो आपको बताया जाएगा बाद में जब आप सिलेक्ट होंगे कि आपका इंटरव्यू कहाँ होगा। ठीक है, और से कैंडिडेट कैन सिलेक्ट ओनली 1 सेंटर, फेज 1 के लिए 1 सेंटर, 2 के लिए 1 सेंटर आपको चूज करना है। एप्लीकेशन फीस क्या है? अगर आप SC हैं, ST हैं, PH कैंडिडेट हैं तो 150 रुपए, और दूसरों के लिए 800 रुपए, मतलब जनरल जैसे जनरल हैं, OBC हैं तो फिर 800 रुपए, और अगर SC ST PH कैंडिडेट हैं तो 150 रुपए, ये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि सारी बातें हो गई, लेकिन सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है सैलरी क्या मिलेगी। तो आप देखिए जो ये पे स्केल है, तो आपका जो बेसिक पे होगा वो होगा 44,500 रुपए पर मंथ, ये आपका बेसिक पे होगा स्टार्टिंग में। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे डियरेंस DA आपको मिलेगा, लोकल कंपिटेंसी अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलेगा,
और ग्रेड अलायंसेस मिलेगा। तो इस तरीके से अगर सारी चीज़ें जोड़ दिया जाए तो जो इनिशियल मंथली ग्रॉस सैलरी आपकी बन रही है लगभग वो करीब 1 लाख रुपए के आसपास पहुंच रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल की ये जॉब है, ठीक है, कि 1 लाख रुपए आपकी स्टार्टिंग सैलरी अप्रॉक्सीमेट हो रही है, ठीक है। तो आपको मान के चलें कि स्टार्टिंग में आपके इन हैंड 80 to 90,000 रुपीज़ आपके हाथ में तो आएंगे ही आएंगे। और देखिए सैलरी तो बहुत अच्छी है, सैलरी अच्छी है तो लोग मेहनत भी ज़्यादा करेंगे, कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि अब 1 लाख रुपए आपको कोई भी कंपनी कोई संस्था ऐसे तो देगी नहीं, ठीक है। अगर 1 लाख रुपए आपको सैलरी देगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ आपसे एक्सपेक्ट भी करेगी, ठीक है। तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है? उसकी एक्सपेक्टेशन यही है कि आप अच्छे से तैयारी करिए और अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। सैलरी बहुत अच्छी है, 1 लाख रुपए के आसपास आपकी सैलरी बन रही है पर मंथ, और ये सैलरी तो आपकी लगातार इंक्रीज होती जाएगी ना, हर साल आपकी इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। ये तो इनिशियल सैलरी की बात हुई है, ठीक है। तो देखिए मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि एक बार पहले तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी। एक बार आप भी डाउनलोड करके पूरा पढ़ लीजिए, जो सिलेबस है उसको अच्छे से डिकोड कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो सबसे पहला काम कि जितनी जल्दी हो सके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करिए, फॉर्म फिलअप करिए। कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। फॉर्म फिलअप करिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। प्री एग्जाम आपका जल्दी हो जाएगा, अक्टूबर में आपका हो जाएगा, जैसा कि आपने देखा 16 अक्टूबर टेंटेटिव डेट है। तो ये मान के चलिए कि अगर चेंज भी होगा तो 10-15 दिन आगे पीछे अक्टूबर में ही आपका प्री एग्जाम हो जाएगा। और सबसे पहली सीढ़ी तो यही है, अगर प्री ही क्वालिफाई नहीं होंगे तो मेंस क्या देंगे, फिर इंटरव्यू तो भूल ही जाइए। तो सबसे पहले प्री पे फोकस करिए और जितनी जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप करिए। अगर आप अगले 1-2 दिन में फॉर्म भर देते हैं तो आप फॉर्म भरने के टेंशन से फ्री हो जाएंगे। फिर आपके पास पूरा सितंबर है और 10-15 दिन अक्टूबर में है, तो 40-45 दिन आपको मिल जाएंगे। आप अच्छे से अपना रिवीजन करके प्री की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट जानकारियाँ आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले